आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील मैं दर्शकों से करना चाहता हूं। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है। इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां सत्य हिंदी सदस्यता अभियान से जुड़े और आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो न केवल सत्यहिंदी.com को मदद मिलेगी बल्कि पत्रकारिता को एक नई ऊर्जा भी मिलेगी। एक ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, या तो कॉर्पोरेट मीडिया है या फिर गोदी मीडिया है या फिर सरकारी मीडिया है, सब कुछ हो रहा, पत्रकारिता शायद बहुत कम हो रही है। हालांकि अभी भी कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप मदद करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 दिनों से जो लगातार हंगामा मचा हुआ है, आज उसमें एक अजीब तरीके की बात देखने को मिली। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब इस बात पे अड़ गया है कि किसी भी हालत में ये मानने को तैयार नहीं है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी, लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी प्रशांत कुमार सामने आए और उन्होंने कहा कि उनके पास लड़की की विसरा की फोरेंसिक रिपोर्ट है और चूंकि उस रिपोर्ट में किसी स्पर्म का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा ये धमकी दी है। कुछ लोग बाकायदा अफवाह फैला रहे हैं, कुछ लोग कहानियां भड़का रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसी सरकार जो लगातार, पहले तो संवेदनशील होना चाहिए, एक लड़की के साथ इतना विभत्स हादसा हुआ है, न केवल संवेदनशील है बल्कि अपनी तरीके की एक जिद और असंवेदनशीलता दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। और ऐसा लगता है जैसे पूरे मामले की लिपापोती करने की भी कोशिश कर रही है। उधर दूसरी तरफ विपक्षी दलों में थोड़ी सी जान दिखाई पड़ी। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो हाथरस जाने के लिए तैयार हुए। जब वो नोएडा के थोड़ा आगे निकले तो वहां पर पुलिस ने उनको रोक लिया, थोड़ी देर तक उनको डिटेन किया, वहां पे हंगामा मचा और उसमें राहुल गांधी गिर भी पड़े, उनको हल्की सी चोट भी आई है, वहां लाठीचार्ज भी हुआ है और उसके बाद वो वापस चले गए हैं। लेकिन खबर ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ मायावती ने भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और अब ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी भी जाग गई है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार है जो इस वक्त कटघरे के अंदर है, दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर में ये जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम से हम क्या निष्कर्ष निकालें? क्या पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा हो गया है जहां वो किसी पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह उस पर राजनीति करता है, मामले को छिपाने की कोशिश करता है? इन तमाम मसलों बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 3 वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ है विजय त्रिवेदी जी, हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री जो अमर उजाला से जुड़े हुए, और हमारे साथ हैं नीलू व्यास। आप नीलू व्यास को देखा होगा, सत्यहिंदी.com के सुनिए सच कार्यक्रम में से वो जुड़ी हुई थी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नीलू, सबसे पहले सवाल आपसे, जब आज आपने उत्तर प्रदेश के एडीजी का बयान सुना जो ये कह रहे हैं कि भाई बलात्कार ही नहीं हुआ है, तो सारा मामला ही खत्म हो गया, ये हंगामा किस लिए मचा हुआ है? आपको उनकी बात पर यकीन है? आशु, मुझे बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जो इनका जो ये सीनियर पुलिस ऑफिशियल का जो ये बयान आया है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। अगर आप पूरे इंसिडेंट को देखें कि जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ था और जिसके बाद जो योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर थे, और आपको ध्यान होगा कि ये हादसा हाथरस में हुआ, लेकिन उसको कुछ टीवी चैनल्स ने शुरुआत में ये कहना शुरू किया कि ये इंसिडेंट आगरा में हुआ था। तो उसके बाद मीडिया एडवाइजर ने फेक न्यूज का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि ये तो फेक न्यूज फैलाई जा रही है, और आज उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी फेक न्यूज का ही नाम दे दिया है। तो कुल मिलाकर बहुत ही एक कंडेमनेबल स्टेटमेंट आया है कितने सीनियर पुलिस ऑफिशियल की तरफ से, लेकिन उसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं लग रहा है। बिल्कुल भी सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इस समय योगी सरकार और जो पुलिस प्रशासन है उसकी सिर्फ एक तरफा कोशिश है किसी तरह से एक मैसिव कवर अप एक्सरसाइज हो, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पर कोई सवाल और निशान ना खड़े किए जाए, हेडलाइन मैनेजमेंट इस तरह से किया जाए कि बिल्कुल इस पर सवाल ना खड़े किए जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ को ये कह दिया है कि जो कल्प्रिट्स हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम, लेकिन प्योर एक एफर्ट जो आज दिख रहा है और आज इस पुलिस का जो बयान है उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि बिल्कुल कवर अप करने की मूड में है और ये तो अपना एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते कि वो रेप केस था। तो जस्टिस की उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते इस केस में। विजय जी, आपको क्या लगता है? पहले 2 दिन पहले वहां के जो आईजी महोदय हैं विजय मोडिया, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई किसी तरीके की कोई गैंगरेप की बात नहीं है, और अब प्रशांत कुमार जी सामने आते हैं, वो कहते हैं कि स्पर्म नहीं मिला इसलिए बलात्कार नहीं हुआ है।
लड़की का बयान उपलब्ध है, 21 तारीख को उसने बयान दिया था और उसके आधार पर एफआईआर में गैंगरेप की बात जोड़ी गई थी। और जो ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसमें भी एक तरीके से हिंट किया गया कि शायद बलात्कार वाली बात हुई हो। क्या ये कवर अप एक्सरसाइज है? आशुतोष जी, जो बलात्कार और स्पैम की बात की है एडीजी साहब ने, एक तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूं कि जब डॉक्टर जस्टिस जेएस वर्मा की जो कमेटी थी, जिसने जब निर्भया कांड के बाद पूरी एक्सरसाइज की थी कानून को बदलने की और सारी चीजें, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। और उसमें एक बदलाव ये भी था कि जरूरी नहीं है कि उसमें स्पैम मिले तभी बलात्कार को माना जाए। उसमें बहुत डिटेल में घटनाओं को जिक्र किया गया, क्योंकि वो समझे थे, जस्टिस वर्मा भी और जस्टिस नीला सेठ थे उस वक्त, कि इस तरह की एक्सरसाइज पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन करता है या जो लोग बलात्कार करते हैं वो इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। तो उसकी रेंज को बहुत बढ़ाया गया था कि बलात्कार को किस तरह से डिफाइन किया जाए, पहली बात जी। दूसरी बात है, अगर बलात्कार नहीं हुआ है तो ये सारी कवर अप एक्सरसाइज क्यों हो रही है? कि गैंगरेप नहीं हुआ है, लड़की को मारा भी नहीं गया, लड़की मरी भी नहीं है, उसकी हड्डी भी नहीं टूटी है, तो ये सारी एक्सरसाइज क्यों हो रही है? मुझे इस एटीट्यूड से थोड़ी सी परेशानी है कि पुलिस, किसी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस हो, देश की पुलिस हो, वो या सरकारें इस मामले को इंडिविजुअल अपने ईगो पर क्यों लेती है। ये तो हम जानते हैं, आज हम लोग बैठे हैं, नीलू जी बैठी हैं, विनोद जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, एडीजी प्रशांत कुमार ने तो बलात्कार नहीं किया, उनके पुलिस ऑफिसर ने बलात्कार नहीं किया, किसी ने और ने घटना नहीं किया, सरकार में किसी ने घटना नहीं की। तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जिसने भी जो किया है उसको साफ किया जाए, उसको लाया जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए। इसे कवर अप करने की एक्सरसाइज की जरूरत क्या है? मुझे ये जो बिहेवियर है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, मैं इसमें इंडिविजुअल किसी की बात नहीं कर रहा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? फिर जैसे नीलू जी ने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री से सीधे बात करके कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। एक तो मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं लगती, क्योंकि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने आप को एक कठोर मुख्यमंत्री मानते हैं, तो उनको प्रधानमंत्री के आदेश की जरूरत ही नहीं है। और इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं कि कुछ गंभीर घटा है, कुछ गंभीर हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री को खुद को दखल देना पड़ा अपने मुख्यमंत्री के लिए, और उन्होंने कहा कि ये किया जाए, लेकिन वो एक्शन भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए और प्रधानमंत्री के आदेश के बाद भी ये नहीं हो रहा, तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। और जैसे नीलू जी कह रही हैं, ये ओवरऑल पुलिस का एटीट्यूड है कि वो हमेशा कवर अप करने की कोशिश करते हैं। यदि हाथरस के भी एसपी है तो एसपी साहब ने तो किया नहीं होगा कुछ, एसपी साहब को करना चाहिए था कि तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती जी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार एक कोरोना के मामले में या किसी मामले में नोएडा के डीएम को 1 मिनट में हटा देती है नाराजगी के बाद, तो क्या हाथरस या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई कार्रवाई हुई है? जो रात को 2 बजे 2:30 बजे उस लड़की को की बॉडी को जलाया गया, उसके बाद पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई और पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की अपराधियों को लेकर? यदि ये नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूं कि कानून जो है रुआब से चलता है। केवल कानून, कड़े कानून बना देने से यदि कुछ होता तो निर्भया के बाद आज 8 साल बाद ये घटना नहीं हो रही होती। और यही उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान का भी मैं सुन रहा था कि वहां पर भी इस तरह से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। तो कवर अप करने की बजाय पुलिस और सरकारें जो हैं इसको एक्सपोज करें और अपराधियों को पकड़े। विनोद जी, जैसा कि विजय जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, अगर मैं पूरे घटना को उनको थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को बता दूं कि 14 तारीख की ये घटना है और उसके बाद परिवार का ये कहना है कि 4-5 दिन तक उन्होंने बाकायदा पुलिस के सामने बताया और तब तक पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता के साथ नहीं लिया और शुरू में जो केस भी दर्ज किया वो रंजिशन का केस दर्ज किया। बाद में लड़की ने जब कहा तो उसको छेड़खानी का केस दर्ज हुआ और 21 तारीख को लड़की को जब होश आता है ठीक से, तो उसके बाद लड़की का वीडियो एविडेंस अवेलेबल है जहां वो कह रही है कि मेरे साथ सामूहिक तौर पर एक तरीके से दुष्कर्म हुआ है। अब उस 22 तारीख को पुलिस एफआईआर में उसको जोड़ती है। अब जोड़ने के बाद पुलिस मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है, पुलिस उसके बाद एडीजी रैंक का ऑफिसर बैठ के कहता है कि नहीं, इसमें तो कोई स्पर्म नहीं मिला है, कोई बलात्कार वाली बात नहीं हुई है। तो पुलिस को इससे क्या हासिल होता है? पुलिस अगर केस दर्ज करती, मामले को, बेचारे लोगों को गिरफ्तार किया था, ये सब एक्सरसाइज करने की उसको क्या जरूरत, क्यों साबित करना चाहती कि बलात्कार उस लड़की के साथ नहीं हुआ? इसमें उसको क्या मिलने वाला है? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि इस देश के हर राज्य की पुलिस और जो सेंट्रल एजेंसीज है वो दे आर ऑल हिज मास्टर वॉइस, यानी वो एचएमवी हैं, यानी जो अपनी सरकार की बिल्कुल उसका मुखौटा है और सरकार का हथियार है।
जिस तरह सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार की पुलिस है और राज्य पुलिस जो है वो राज्य सरकार की पुलिस है। और पुलिस की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से होनी चाहिए थी कि अपराध को दर्ज करना, अपराधी को पकड़ना, उसको अंजाम तक पहुंचाना कानूनी रूप से और अदालत में ले जाकर सजा दिलवाना, उसको छोड़ करके पुलिस, हर राज्य की पुलिस इस पर जुट जाती है कि कैसे कवर अप किया जाए। अब जैसे विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, जस्टिस वर्मा कमेटी के उदाहरण की, जब उसकी जरूरत ही नहीं है कि स्पर्म है कि नहीं है तो ये बहस बेकार है। जब पीड़िता का बयान जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा एविडेंस होता है। अगर उसने ये बयान दे दिया है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ, दुष्कर्म हुआ, तो उससे बड़ा कोई जो है एविडेंस नहीं होता है, क्योंकि वो शी इज नो मोर। और इसलिए ये प्रशांत कुमार जी जो कह रहे हैं उसमें तमाम तकनीकी रिपोर्ट भी नहीं है, तो प्रशांत कुमार जी और यूपी पुलिस ये बता दे कि भाई पीड़िता के साथ दरिंदगी क्यों हुई, क्यों उसकी मौत हुई, क्यों उसकी जीभ जो है कटी है न कटी है, जख्मी हुई, क्यों जो है वो जली हुई हालत में इस तरह से जलाया गया और इस तरह से, तो आखिर क्या वजह थी? वो एक मासूम लड़की थी, उसके साथ इस तरह का जो है बर्बरता हुई तो क्यों हुई, इसका कारण बता दें तो वो या तो वो बताएं। तो दूसरी बात जहां तक ये है कि चाहे वो मामला अलीगढ़ का हो, ये क्षमा कीजिएगा हाथरस का हो, चाहे वो बलरामपुर का हो, चाहे बुलंदशहर का हो, चाहे खारगौन मध्य प्रदेश का हो या राजस्थान में बारां का हो, ये पूरा जो है सिस्टम हमारा जो है, चाहे निर्भया के बाद अभी तक उसमें कोई सुधार आया नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब राजनीतिक दल, खास करके जिनकी सरकारें हैं, वो अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। मेरा मानना है कि इस मामले में, इन मामलों में कम से कम राजनीतिक दलों को ये छोड़ करके कि किसकी सरकार है, हमारी सरकार है या दूसरे की सरकार है, घटना में अपराधियों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी खड़ा होना चाहिए अपराधियों के खिलाफ, और राजस्थान में कांग्रेस को भी खड़ा होना चाहिए बीजेपी के अपराधियों के खिलाफ, तब तो समझ में आएगा। वरना हमारी कमीज ज्यादा सफेद है तुम्हारी काली है, इस होड़ में अगर पड़े रहेंगे तो बात बिगड़ेगी। अब हाथरस की घटना पर मैं फिर आता हूँ कि जिस तरह से मैंने जी क्राइम रिपोर्टिंग भी की है और लगातार 35 साल से ज्यादा से हम लोग जर्नलिज्म में है, इस तरह से रात में बिना परिवार वालों के, रात में 2:30 बजे शरीर शव को ले जाना, परिवार वालों के तमाम गिड़गिड़ाने, रोने, और माँ के वो वीडियो हम सब ने देखे हैं, और उसके बाद जो है उसको जला देना ले जा करके, क्यों ऐसा क्यों किया गया? अरे भाई आप उसी लड़की को, लड़की तो मर चुकी थी, अपना आपने जो अक्यूज्ड है उनको आपने अरेस्ट कर लिया था, आराम से आप परिवार के साथ उस डेड शव को ठीक से ले जाते, गांव में ले जाते, जो परंपराएं वो निभाते, और पूरे पुलिस प्रोटेक्शन में उसका दिन में दाह संस्कार करते, तो सुबह 6 बजे कर देते सूर्योदय के बाद, तो क्या दिक्कत थी? तो ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब प्रशांत कुमार जी को देना चाहिए। और डीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं परिवार वाले साथ थे, सब परिवार वालों के जो है आगे बयान की कोई साथ नहीं था, मां इस तरह रो रही है, वो सारा हम लोगों के सामने। मैं तो आपके माध्यम से साधुवाद दूंगा उस रिपोर्टर को, तनुश्री पांडे को, जिस लड़की ने हिम्मत के साथ रात के अंधेरे में वो पूरा शूट किया और सबके सामने सार्वजनिक किया इस सारे मामले को। जबकि पूरी पत्रकारिता इस समय टेलीविजन की रिया और कंगना और दीपिका के सुशांत के इर्द गिर्द घूम रही हो, उस वक्त उस लड़की ने जो किया है, तो हम सबको साधुवाद देना चाहिए। बिल्कुल, तो कम से कम ये एक्सपोज हुआ। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल सही सवाल उठाया विजय जी ने और नीलू जी ने कि भाई मुख्यमंत्री खुद अपने आप में एम्पावर्ड हैं ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए, उनको प्रधानमंत्री के निर्देश या आदेश की क्या जरूरत है? और ये इसको सार्वजनिक करने की, इसका मतलब प्रधानमंत्री तक बात पहुंची है तो प्रधानमंत्री भी गंभीरता से ले रहे हैं विनोद जी। और आप देखिए जो काम योगी जी ने बाद में किया, घर वालों से बात करके 25 लाख रुपए का मुआवजा और ये सुरक्षा, ये पहले भी कर सकते थे, ये जिस वक्त ये सारी चीजें हुई थी। और जहां तक एक जिसको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि ये जिस तरह से एफआईआर, दिक्कत क्या है कि सरकारें और पुलिस हमेशा कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होती है कि मुकदमे कम से कम दर्ज हो, और खासकर बलात्कार और जैसे मामले जो है वो छेड़खानी में तब्दील कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब रिकॉर्ड में आ जाती है चीजें तो फिर एनसीआरबी में नंबर बढ़ता है और सरकार के खिलाफ तमाम ये मुद्दा तो देखिए वो मामला ही न दर्ज करो, वो बात की बात है। बात की बात माफ करेंगे, मैं आपके बीच में रोक रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो तो एनसीआरबी में आता है नहीं आता, यहाँ तो मामला पब्लिक हो चुका था, एफआईआर हो चुकी थी। उसके बाद अब आज की दो घटनाएं जो मैं आपके दोबारा बताऊंगा अपने दर्शकों को। एक घटना यह है कि वहां पे परिवार से बाकायदा लिखित में ले लिया गया है कि उनको 25 लाख रुपए दिए गए हैं, और अब कोई आदमी जो है वो हम प्रदर्शन ना करे इस बात को लेके। अब इसका कोई पिता से अगर आप गरीब है तो उससे आप लिखवा के लिए प्रदर्शन ना करें, कुछ भी लिखवा लीजिए, कुछ भी हो सकता है इस पूरे मसले पे। साथ ही मीडिया को वहां उस गांव में एंट्री करने के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई, सिर्फ एएनआई को वहां इजाजत दी गई है। और एक टीवी कैमरे के ऊपर डीएम साहब पकड़े गए, जाओ कहते हैं देखो ये मीडिया वाले तो चले जाएंगे, रहना तुमको यहीं पे है,
और बार बार बयान बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो नीलू, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ऐसा लगता है जैसे कुछ है ऐसी चीज जिसको छिपाने की कोशिश वहां की जा रही है, और उसका नतीजा ये है कि वो चीजें बिगड़ रही हैं। आशुतोष, आपको ध्यान होगा कि जब निर्भया का इंसिडेंट हुआ, हम सब वहां पे हुजूम में खड़े हुए थे शीला दीक्षित से बाइट लेने के लिए कि इतनी लॉलेसनेस दिल्ली में क्यों है। आज एज अ महिला पत्रकार मैं बहुत ही निराश हूं, जिस तरीके से जो इंसिडेंट्स बार बार ये सामने आ रहे हैं। हम हर प्रोग्राम में इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हमारे सिस्टम ने महिलाओं को फेल कर दिया, सरकारों ने महिलाओं को फेल कर दिया, पुलिस ने महिलाओं को फेल कर दिया। लेकिन क्या सिस्टम कोई लेसन सीखता है? मुझे नहीं लगता कि सीखता है। और इस केस में मैं ये कहूंगी कि ये निर्भया से भी बहुत दर्दनाक, बहुत ज्यादा दर्दनाक केस है। I am really, really disappointed with what has happened in this particular case, आशु। Simply अगर आप एक क्रम देखें तो जब वो लड़की को अस्पताल लेकर जाते हैं, उस अस्पताल में उसको आईसीयू में नहीं रखा जाता, उसको एक नॉर्मल वार्ड में डाल दिया जाता है। क्यों? जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, आप उसको एक नॉर्मल वार्ड में नहीं डाल सकते। उसके बाद एफआईआर लॉन्च नहीं होती। ऑलरेडी विनोद जी और विजय जी इसमें बता चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगी। लेकिन जिस तरीके का बयान एक पुलिस ऑफिसर की तरफ से आता है, कांस्टेबल है जो ड्यूटी पे रहता है, और वो पीड़िता के फादर से एक स्टेटमेंट बोलता है, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और सारे सत्य हिंदी के व्यूअर्स से शेयर करना चाहूंगी कि उस कांस्टेबल ने क्या बोला जब फादर ने ये बोला कि हमारे हिंदुओं के संस्कारों में क्रिमेशन रात को नहीं होता है और सूर्य जब अस्त होता है तो उसके पहले होना चाहिए। तो उस कॉप का रिस्पॉन्स क्या था, ये सुनिए, और मैं एग्जैक्टली कोट करूंगी कि उसने उस लड़की के फादर को क्या बोला। उस इंस्पेक्टर ने, उसने ये बोला कि सर, रीति रिवाज समय के साथ बदल जाते हैं और आप लोगों को मान लेना चाहिए कि आपसे भी कोई गलती हुई है। ये कितना शर्मनाक स्टेटमेंट है। ये क्या हम एक पुलिस ऑफिसर, एक सेंसिटिव पुलिस से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रेप पीड़िता का परिवार, एक फादर जो अपनी लड़की की लाश के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि आप हमारी बच्ची को क्रिमेशन से पहले हम उसको घर जाने दीजिए, इस तरीके का बयान अगर पुलिस की तरफ से आता है तो आज जितने भी विपक्षी पार्टीज हैं जो ये बात बोल रही हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है, मैं ये कहूंगी कि उस लड़की के साथ तो बलात्कार किया ही गया है, उन दरिंदों ने किया, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और पुलिस के प्रशासन ने, उसके सिस्टम ने जिस तरह से इस लड़की के साथ बलात्कार किया है, आने वाली कई पुश्तें इस समय योगी आदित्यनाथ को शायद माफ नहीं कर पाएंगी। एज अ महिला पत्रकार, आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस, दैट द क्वेश्चन शुड बी रेज्ड अबाउट द रोल एंड द गवर्नेंस ऑफ योगी आदित्यनाथ एंड ही शुड रिजाइन फ्रॉम हियर ऑन। आपने तो सिर्फ इसी बुलंदशहर की लड़की का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसी दिन ये भी खबर आई है कि बलरामपुर में एक लड़की थी, उसके साथ भी इसी तरीके का हादसा होता है। उसके पैर तोड़ दिए जाते हैं और उसके साथ बलात्कार होता है और उसको इंजेक्शन दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है और रात के अंधेरे में उसका भी दाह संस्कार कर दिया जाता है। मतलब एक घटना बुलंदशहर में होती, चलो एक बात समझ में आती है कि वहां के पुलिस प्रशासन ने, वहां के डीएम ने, वहां से गलती हो गई। एक दूसरी घटना होती है, उसमें भी आप उसी चीज को रिपीट करते हैं। जब रिपीट करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही समझ में आता है कि आपकी पूरी कोशिश है कि पूरे मामले को दबा दिया जाए, या कोई एक ऐसी मानसिकता है जिसके तहत आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। नीलू, आपको क्या लगता है? आशु, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपके प्लेटफॉर्म के जो व्यूअर्स हैं और आप जैसे जो पत्रकार हैं, समय इन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं और ये सोचने वाली बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको हाईलाइट बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है कि उस लड़की को दिल्ली लाने में इतनी देर क्यों की गई। बार बार में जितने भी वहां पे जो ऑन द ग्राउंड जो स्ट्रिंगर्स हैं, जिन बेचारों के पास मुंह में आवाज नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, मैं उन रीजंस में नहीं जाना चाहती, लेकिन आप ग्राउंड पे लोगों से वहां पे बात करिए तो बार बार वहां के लोग सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि उसको दिल्ली लाने में इसलिए डिले किया गया, उसको सफदरजंग अस्पताल इसलिए देर से भेजा गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ को इस बात का डर था कि कहीं अगर ये केस, जिस तरीके का शोर मचा था, जिस तरीके का आउटक्राई सोशल मीडिया पर हमने देखा था कि अगर ये केस दिल्ली पहुंच गया तो ये अगला निर्भया बन जाएगा और जिस तरीके से नेशनल मीडिया इस पर शोर मचाएगा तो उनको उस चीज से बहुत ज्यादा डर था। और ये जो पूरी डीलिंग टैक्टिक्स हमने देखी, ये अगर शायद भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद नहीं पहुंचे होते तो उस लड़की ने वहीं पर दम तोड़ दिया होता। तो आज कहने का मतलब ये है कि ये जो डीलिंग टैक्टिक्स है, योगी आदित्यनाथ का जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, पूरा फोकस जो है वो उनकी पीआर एक्सरसाइज के ऊपर है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उस रेप पीड़िता को, जो बलात्कार की जो पीड़िता है, उसको न्याय मिलेगा या नहीं न्याय मिलेगा, उसके परिवार वालों को कॉम्पेंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज सवाल यही है ही नहीं।
आज तो पूरा पुलिस प्रशासन ने सवाल ही अलग कर दिया कि वो तो स्पर्म काउंट उसमें मिला ही नहीं। तो इससे शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। एंड आई फील फेल्ड एज अ वुमन जर्नलिस्ट टुडे। आई एम रियली अशेम्ड ऑफ व्हाट यूपी पुलिस हैज सेड। विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं उसमें सवाल जोड़ूंगा। मैं सवाल उसमें जोड़ना चाहता हूं कि भाई आपने बुलंदशहर में भी वो क्या रात में लड़की के शव को जला दिया, परिवार को आपने शव नहीं दिया, आपने हाथरस में, और आपने बलरामपुर में भी वही काम किया, परिवार को आपने शव नहीं दिया और खुद आपने रात के अंधेरे में जला दिया। ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखा रही है, कौन सी नई चीज निकल के आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, पहले तो मैं जो कहना चाह रहा था वो जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, अपराध जो है कहीं भी घट सकता है, किसी भी शासन में सरकार में घट सकता है, कई बार हत्या किसी को हो सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार या प्रशासन कैसे रिएक्ट करता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर लीपापोती में लग जाता है प्रशासन और सरकार तो निश्चित जो यहाँ हो रहा है, अब निर्भया का उदाहरण दे रहे हैं। निर्भया में आप देखिए, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली संवेदनशीलता की बात कर रहा हूँ। निर्भया का जब कांड हुआ पूरा देश उबाल में आ गया, पूरा दिल्ली में खुद प्रदर्शनकारियों में थी, सब लोग थे। उसके बाद वहां तत्कालीन सरकार जो थी तुरंत उसने जो रिएक्ट किया, सब 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए, निर्भया को इलाज के लिए बेहतर सुविधा दी गई एम्स में, उसके बाद उसको सिंगापुर तक भेजा गया, उसके शव को रिसीव करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से लेकर सारे नेता वहां मौजूद थे, सब देखने गए और सबके सामने दाह संस्कार हुआ। तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं कि सरकारों को कम से कम उसका रिएक्शन क्या होता है ये महत्वपूर्ण है। इसमें वो पहले एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर के बाद जो है एफआईआर होती है तो छेड़खानी की होती है, छेड़खानी के बाद फिर उसको अस्पताल भेजा जाता है, फिर उसको दिल्ली भेजने में देर होती है, फिर एम्स में भेज के सफदरजंग भेजा जाता है, और फिर उसके बाद आधी रात को चुपचाप चोरी से दाह संस्कार करके और बाद में पुलिस कहती है कि बलात्कार ही नहीं हुआ। तो ये एक अंतर मुझे लगता है, ये हम लोगों को इसको रेखांकित करना चाहिए, क्योंकि निर्भया के बाद बहुत सारे जो है कानून बने, पूरा देश एकजुट हुआ, सब कुछ हुआ। अब जो आप कह रहे हैं कि जलाने वाला, मुझे लगता है ये नई जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है एक नया तरीका खोजा है। उनको लगता है, मेरे एक पुलिस अधिकारी से बात हो रही थी, पूर्व पुलिस अधिकारी से, उन्होंने कहा साहब क्या होता है जब डेड बॉडी आती है, गाँव आती है, लोग इकट्ठा होते हैं और फिर राजनीति होने लगती है, नारेबाजी होने लगेगी, फिर वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जो है रात में दाह संस्कार करना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनका ये कहना था उचित है। तो मेरा प्रश्न यही है कि अगर आपको इतना डर लगता है लॉ एंड ऑर्डर का, तो फिर पुलिसिंग छोड़ दीजिए। फिर पुलिस का मतलब क्या है भाई? एक गांव में अगर एक लड़की के साथ ये इस तरह का अत्याचार हुआ और उसकी मौत हो गई और उसके घर वाले चाहते हैं कि दाह संस्कार एक तरीके से हो, जो एक रीति रिवाज के तरीके से सबके परिवार की उपस्थिति में, तो क्या हमारे देश की और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की पुलिस इतना सक्षम नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हुए उसके दाह संस्कार करा सके? बहुत सारे ये इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस के एक से एक अच्छे काम भी हुए हैं, जहां बहुत सारे चुनौतियों का मुकाबला किया है। आज की पुलिस हमारी इतनी कमजोर हो गई है, इतनी लाचार हो गई है कि वो इतना डरपोक हो गई है कि वो रात के अंधेरे में आप किसी के शव का संस्कार कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य क्षमता पर भी ये सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल। विजय जी, ये क्या दर्शाता है? ये सवाल जो मैंने विनोद जी से पूछा था वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता। ये एक प्रशासनिक गलती है, राजनीतिक अदूरदर्शिता है, या ये कहें कि इतनी असंवेदनशीलता हो गई है? भाई किसी भी मृत परिवार, किसी भी मृत जो जिसकी मृत्यु हुई है, उसको कम से कम डिग्निफाइड उसको दाह संस्कार का तो अधिकार है, और ये अधिकार पुलिस को नहीं कि उसका दाह संस्कार करे या ना करे, ये अधिकार तो उसके परिवार को करना चाहिए था। वहां माँ गिड़गड़ा के कह रही है कि मैं मेरी बेटी का चेहरा तो दिखा दो मुझे, इस हद तक वो माँ कह रही है। परिवार वाले कह रहे हैं एक बार घर में ले जाने दो, मुझे हल्दी लगानी है। कितनी दर्दनाक बातें हैं, और वो जबरदस्ती दाह संस्कार कर देते और उसको वो अपना मैनेजमेंट मान रहे हैं। ऐसा क्यों है? आशुतोष जी, ये सीधी बात यही है कि सबसे बड़ी बात है इनसेंसिटिविटी की। एक तो नीलू जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि इस पूरे प्रकरण से महिलाएं फेल हुई हैं। महिलाओं को लेकर सिस्टम फेल हुआ है। महिलाएं फेल नहीं हो रही हैं, इस देश की महिलाएं फेल नहीं होंगी, मेरा बहुत भरोसा है, लेकिन महिलाओं को लेकर सिस्टम बार बार फेल होता है, ये मुझे तकलीफ देता है। यहाँ पर भी महिलाओं को लेकर सिस्टम फेल हुआ है, इनसेंसिटिविटी की बात है। दूसरा जो विनोद जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि रात को अंतिम संस्कार इसलिए किया गया कि उन्हें लगा कि सुबह जो है यदि डेड बॉडी रहेगी तो कुछ जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स है, कुछ और भीड़ है, वो जमा हो जाएगी और एक पूरा बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और फिर उसको बॉडी को नहीं उठाने दिया जाएगा और फिर एक नया तरीके का तमाशा होगा। इस डर से पुलिस ऑफिसर ने अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका मकसद मुझे नहीं लगता कि ये था कि बलात्कार छुपाया जाए नहीं छुपाया जाए, उसको अपनी चिंता थी।
भैया उनके हल्के में जो है सुबह सुबह 2000 लोग खड़े ना हो जाएं, फिर पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर ना आ जाएं, फिर कोई और बात ना हो जाए, इसको लेकर जो है बात नहीं होगी। इस पर वो बात कर, और ये टोटल पुलिस एटीट्यूड है। जो आप बलरामपुर की बात कर रहे हैं वो भी तो वही बात है, क्योंकि वहां भी उनको डर लगता है। लेकिन हैरानी मुझे इससे भी ज्यादा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें बहुत जल्दी आकर एक्टिव नहीं हुई। जैसे नीलू जी ने कहा कि चंद्रशेखर वहां पर आ गए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में, लेकिन कांग्रेस वहां नहीं दिखी, समाजवादी पार्टी वहां नहीं दिखी, बीएसपी वहां पर टाइम पर नहीं आई। यदि वो सब लोग टाइम पर खड़े हो जाते तो शायद ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम करता। राहुल गांधी, प्रियंका जी आज जा रहे थे, हाथरस जा रहे थे। मुझे अच्छा लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने से पहले अशोक गहलोत जी को कहते कि 12 के मामले पर आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो एक मोरल वैल्यू उनकी बढ़ जाती। एक और मंत्री हैं, आपके मित्र हैं, केंद्र में सरकार में महिला कल्याण मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन वो उनकी आवाज नहीं दिखाई दी। सर उनका नाम क्या है? ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। आज उनको खड़ा होना चाहिए महिला कल्याण मंत्री के तौर पर। अपने प्रदेश की महिला, एक लड़की के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है, जिस तरह से मारा गया है, तो इसमें ये सोचना हर छोटी चीज पे कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी का क्या इंटरेस्ट होगा, क्या नहीं होगा, मुख्यमंत्री नाराज होंगे, जिला का अध्यक्ष नाराज होगा, ये सब चीजें नहीं चलती है, क्योंकि ये बहुत थोड़े दिन के लिए चलती है। मुख्यमंत्री जी भी सख्ती दिखाएंगे तो वो उनकी तारीफ होगी। बट मुख्यमंत्री जी, मैं ये कैसे मान लूं कि मुख्यमंत्री जी के जानकारी के बगैर ये सारी चीजें हो रही है? मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब वो कोई अक्षम मुख्यमंत्री नहीं है, वो कोई जीतन राम मांझी नहीं है, या वो कोई मधु कौड़ा नहीं है। वो अपने आप को साबित करते हैं कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। अगर हम लोग ये मान के चलें कि पुलिस ने अपने स्तर पर कोई बात कर ली है और उनको जानकारी नहीं, तो मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे तो लगता है कि सब कुछ उनकी समझ से, उनकी मिलीभगत से हो रहा है। उल्टे तरीके से कह रहा हूं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का जो डर है वो भी पुलिस को इस तरह के दबाव बनाता है कि ज्यादा से ज्यादा केसों को दबाया जाए, चुपचाप जो कुछ हो सकता है वो किया जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाएंगे। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा आपकी बात से कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी को जानकारी है तो ये तो और ज्यादा गंभीर बात है। लेकिन एक बिहेवियर होता है कि वो जो विनोद जी ने शुरू में कही HMV वाली बात, तो हिज मास्टर वॉइस के लिए जरूरी होता है कि भाई एक मैसेज है कि अपराध कम दिखाई देने चाहिए। ये दिखाई देना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, की फैक्टर है, और ये पूरे देश भर में चल रहा है पुलिस के साथ कि वहां, और ये सही है। आज बलात्कार की कह रहे हैं, आप देखिए महिला लड़कियां इतनी सारी गायब होती हैं, उनकी FIR दर्ज होती ही नहीं है, और बल्कि पुलिस वाले पुलिस थाने में आप जाकर देखिए, वो उनके साथ जो परिवार वाले जाते हैं उनके साथ किस तरह से बदतमीजी से और किस भाषा में बात करते हैं। वो लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, परिवार के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। 15 दिन, महीना तो निकल जाता है उनकी FIR दर्ज होने में आमतौर पर भी, और वो सब जगह शामिल है। तो ये एटीट्यूड जो है, ये असंवेदनशीलता जो है, असंवेदनहीनता जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और मुझे लगता है कि पुलिस को, सरकारों को इसे अपने लेवल पर केवल ये लेना चाहिए कि यदि ये घटना हो गई है तो इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, बजाय उस पर रफा दफा करने की। और माफ कीजिए, जो आपके बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं वो जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो तो बहुत ही शर्मनाक है। वो अपने छोटे पुलिस ऑफिसर्स को एक रास्ता दिखा रहे हैं कि हाँ ये रास्ता ठीक। बिल्कुल। नीलू, लास्ट वर्ड, क्या लगता है आपको? मतलब अभी भी कुछ न्याय मिल पाएगा इस परिवार को या नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जो वहां ADG प्रशांत कुमार कह रहे हैं वो तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि हम पहचान करेंगे और उसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब वो किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसको धमकी देंगे? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ये देखा है कि NTCA ये एक्ट हो तो गर्भवती महिलाओं को भी जेल के अंदर डाल देते हैं, 80 साल के बुजुर्ग को भी जेल के अंदर डाल देते हैं, और उनकी तस्वीरें, फोटो सब जगह लगा देते हैं। उनको ना अदालत की चिंता है, ना सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, कोई चिंता नहीं। ऐसा लगता है जैसे वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो कानून नहीं बल्कि पुलिस का राज है, और पुलिस डंडे के ऊपर चला रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशुतोष, एंड आई वुड क्लियरली एंडोर्स व्हाट यू आर सेइंग। एंड मैं दो बातें यहाँ पे कहना चाहूंगी कि यहाँ पर इस समय जो योगी आदित्यनाथ के प्रशासन का जो रोल है वो बहुत ज्यादा संदिग्ध है। उस पे सवाल खड़े होने चाहिए कि योगी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं, मैंने शुरुआत में भी योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर की बात की थी कि जब उन्होंने आगरा के केस में उन्होंने रिपोर्टर्स को ये बोला कि वो फेक न्यूज था, उसके बाद जो उनका मीडिया इंटरैक्शन हुआ है, जितने भी वहां पे स्ट्रिंगर्स थे, उनसे वो इस बात को कहते हैं कि जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं उनमें से हमने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, 116 लोगों के खिलाफ हमने केसेस रजिस्टर किए हैं।
तो आप योगी सरकार एक ऐसी सरकार मानी जाती है, एक अलर्ट सरकार मानी जाती है कि आप फेक न्यूज अगर है या आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो उसको आप उठा के बंद कर देते हो। लेकिन बलात्कार के मामले में आपको लॉ एंड ऑर्डर की फिक्र होने लगती है। आपके जो सीनियर ऑफिसर्स है वो आके कहते हैं अरे ये तो उसमें स्पर्म काउंट ही नहीं मिला, फॉरेंसिक रिपोर्ट गड़बड़ लग रही है। तो इस तरीके की जो बयानबाजी इस समय आ रही है, ये योगी आदित्यनाथ का जो एक डुअल फेस है वो नजर आ रहा है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का एक डबल फेस सामने नजर आ रहा है कि आपकी जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, और जिन केंद्रीय मंत्री की विजय जी अभी बात कर रहे थे, तो नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो मंत्री थी जब निर्भया का केस हुआ था तो वो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही थी। आज क्या हो गया उनको? आज वो मंत्री कहां पर हैं? क्या आज वो महिला नहीं है? उन्होंने क्या महिला होने का जो दर्द उस समय जताया था, क्या आज वो दर्द कहीं कम हो गया है? तो ये सारे सवाल खड़े करने हैं कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बात है और पुलिस प्रशासन की जो एक कोताही है, कोताही वर्ड बहुत एक अंडरस्टेटमेंट है मैं कहूंगी, लेकिन जिस तरह से पुलिस की बर्बरता और जो क्रूएल्टी एक सामने आ रही है, मुझे नहीं लग रहा है। और मैं वापस उस बात को कहूंगी जिससे विजय जी ने बोला कि नहीं नीलू, सिस्टम ने फेल किया। विजय जी आप ठीक कह रहे हैं कि सिस्टम ने आपको फेल किया है, बट एज अ वुमन जर्नलिस्ट आई फील दैट इवन वी हैव फेल्ड। व्हेन आई से वी हैव फेल्ड, आई पॉइंट आउट टू द कैबिनेट मिनिस्टर हु इज अ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड शी हैज नो वर्ड्स on what is happening in the country. तो इससे शर्मनाक बात और क्या होगी? I really feel very disappointed as a woman, as a journalist today. नहीं, बिल्कुल। जो ये कैबिनेट मिनिस्टर है, इनका नाम है स्मृति ईरानी। इन्होंने फिल्मों में भी, टीवी सीरियल्स में भी काम किया, सास बहू और जो और भी बहुत घर घर में जो झगड़े होते हैं उस पर भी, मुझे तो याद नहीं आ रहा उन सीरियल्स का। अमेठी से वो इस वक्त राहुल गांधी को हरा के वो वहां पे सांसद बनी है। सवाल इस बात को लेकर ये है कि अगर आप ये देखकर बयानबाजी करेंगे, चाहे बीजेपी क्यों चाहे कांग्रेस को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार है और उस पार्टी की सरकार के तहत अगर किसी महिला के साथ कुछ दुष्कर्म होता है तो मैं चुप रहूंगी या नेता चुप रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, आपको अपनी पार्टी से प्यार है और आपको अपने पद से प्यार है। इसलिए मुझे किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं नजर आती है, ना अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार से उम्मीद नजर आती है और ना ही बीजेपी की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से मुझे कोई उम्मीद नजर आती है। लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था, एक वायदा किया था कि सब कुछ बदलेगा। और योगी आदित्यनाथ जो धार्मिक व्यक्ति माने जाते हैं और जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, तो कम से कम ये उम्मीद तो की जाती थी कि कम से कम धर्म का तो पालन करिए और धर्म में जो भारतीय संस्कृति में जो स्त्रियों का जो स्थान है, कम से कम उसकी तो कदर करें। अगर आप उसकी भी कदर नहीं कर सकते और सिर्फ पुलिस के भरोसे अगर आपने पूरा सिस्टम छोड़ रखा है, और अगर आपको ये लगता है अगर कोई आवाज उठेगी तो उस आवाज को दबा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आवाज उठी क्यों है, तो फिर हमें और आपको या नीलू को या विनोद जी को या विजय जी को कहीं किसी से कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।